जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। रात में यही कोई 3 बजे का वक्त था। घुप अंधेरा और सन्नाटा। अचानक मुंबई से करीब 580 किलोमीटर दूर नांदेड़ के देगलूर नाका इलाके में घर से कुंडियों के खड़कने की आवाज़ आने लगती है। थोड़ी देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आता। नींद में एक शख्स तब दरवाज़ा खोलता है। जमाई लेते हुए जब ये दरवाज़ा खुलता है, उस शख्स जो वो जमाई ले रहा होता है, सामने से दर्जनों की संख्या में खड़े लोगों ने उसकी नींद उड़ा दी। उसके सामने खड़े लोग एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड के जवान थे। छापा पड़ा था वहाँ पे, गिरफ्तारी के लिए हुआ था ये छापा। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम था मिराज अंसारी, पहचान महाराष्ट्र पीएफआई का मुख्य सचिव। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पौ फटने तक बिना किसी सायरन, बिना किसी शोर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीमें निकल गई। 8 बजते बजते दर्जनों गिरफ्तारियों और अलग अलग इलाकों में छापों की खबरें आने लगी। अभी भी धरपकड़ चल रही थी कि इधर दिल्ली में फोन की घंटियां बजने लगी। कुछ ही देर में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए की डीजी दिनकर गुप्ता, ये सब एक कमरे में एक साथ मौजूद थे। क्यों, बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। अब तक पीएफआई के इतिहास में ये उस पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस देशव्यापी कार्रवाई में इतनी बड़ी छापेमारी क्यों हुई और क्या है आरोप, बड़ी खबर में बात इसी पर होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रात के 3 बजे छापेमारी हुई तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छापे का वक्त था सुबह 4 बजे का। मोदी नगर के पास कलछीना गांव, पीएफआई से जुड़े परवेज नाम के शख्स को तलाशते हुए लखनऊ एटीएस की टीम उसके दरवाजे पे थी। उसे पकड़ने की कोशिश हुई तो घर की महिलाओं ने विरोध किया। नोकझोंक के बीच परवेज भाग निकला, ऐसा बताया जाता है। असफलता हाथ लगी तो सुबह 7 बजे एटीएस ने फिर से ट्राई किया। सूत्रों के मुताबिक इस बार एटीएस में घर में जाने के लिए पड़ोसियों की छत का इस्तेमाल किया। परवेज फिर भी नहीं मिला तो परवेज के पिता, भाई और इरफान नाम के एक शख्स को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, माफ कीजिए। परिवार का कहना है कि परवेज कबाड़ का काम करता है। पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, सिविल ड्रेस में थे, तो उनको लगा कि चोर घुसाए हैं, इस वजह से झड़प हो गई। स्थानीय पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है इस मामले पर, मगर परवेज को तल्लीनता के साथ ढूंढा जा रहा है। ये दोनों महज उदाहरण थे। ऐसे देश भर में करीब 93 जगहों पर छापेमारी हुई है और सिर्फ कार्रवाई कार्यकर्ताओं या नेताओं तक सीमित नहीं रही। भोर में ही एनआईए की टीम केरल के मलप्पुरम जिले के मंजरी पहुंच गई, जहां पीएफआई के चेयरमैन उमा सलाम का घर है। कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लग गई तो पुलिस को मौके पर लगाया गया। गाड़ियां पहुंची तो पीएफआई कार्यकर्ताओं को लगा कि ईडी की टीम छापेमारी के लिए आई है। नारेबाजी शुरू हो गई। पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए। ईडी गो बैक के नारे लग रहे थे, मगर छापा एनआईए का था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने उमा सलाम को भी गिरफ्तार किया है। शाम होते होते गिरफ्तारियों का आंकड़ा 106 को पार कर गया था। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम समेत कुल 15 राज्यों से लोगों को उठाया गया है और यह सारी कार्रवाई टेरर फंडिंग के आरोपों पर हुई है। इसीलिए बताया गया है कि ईडी भी इस कार्रवाई में शामिल थी। एनआईए को पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिनके आधार पर यह एक्शन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पटना के फुलवारी शरीफ में 2 महीने पहले हुई गिरफ्तारियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारियों के बाद देश के अलग अलग इलाकों से पीएफआई के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शनों की भी तस्वीरें आने लगी। क्योंकि पीएफआई का केंद्र केरल में है तो कल यानी 23 सितंबर को केरल बंद का भी आह्वान संगठन की तरफ से किया गया है। गिरफ्तारियों पर पीएफआई ने बयान भी जारी किया है। क्या है, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद एनआईए और ईडी द्वारा देश भर में संगठन के ठिकानों पर की गई छापेमारी का विरोध करती है। परिषद अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गलत तरह से हुई गिरफ्तारी और उत्पीड़न की निंदा करती है। एनआईए के पीएफआई को लेकर किए गए बेबुनियाद दावे और सनसनी फैलाने का मकसद डर का माहौल बनाना है।
केंद्र सरकार हमारे खिलाफ एजेंसियों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। हमारे खिलाफ हुई इस खौफनाक कार्रवाई के बाद भी पीएफआई सरेंडर नहीं करेगा। हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे प्यारे देश के संविधान की भावना को बहाल करने के अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहेंगे। ये जो हमने पढ़ के सुना है, ये पीएफआई का बयान था आज के घटनाक्रम पे। चूंकि पीएफआई का नाम आते ही लोगों की भ्रुकुटियां तन जाती हैं, तो जाहिर है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। भाजपा नेताओं की तरफ से एक बार फिर से बैन की मांग की गई। कांग्रेस के राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता और हिंसा के सभी रूप, चाहे वो कहीं से भी आए, सब एक समान है, उनका मुकाबला किया ही जाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, अंग्रेजी में था बयान। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके सुर इन कार्रवाइयों पर कमोबेश एक जैसे हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि पीएफआई क्या है। हर संदिग्ध घटना में इसका तार कहां से जुड़ चला आता है, क्यों इस संगठन का नाम बतौर एक आतंकी संगठन बार बार लिया जाने लगा है, और उन घटनाओं में पीएफआई की असल जिम्मेदारी कितनी है, ठोस जानकारी कितनी है। इसलिए बिल्कुल शुरुआत हम करेंगे। वो दौर जब साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसी दौरान अगले ही साल एक मोबिलाइजेशन होता है। 1993 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ नाम का एक संगठन बनता है। मकसद मुस्लिमों को एक साथ सामाजिक मोर्चे पर मोबिलाइज करना। एनडीए का कार्यक्षेत्र मूल रूप से केरल रहा। समय के साथ एनडीएफ के काम करने का दायरा बढ़ा। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से बढ़कर फोकस पहुंच गया मिशनरी कामों पर, मतलब दूसरे धर्मों के बीच इस्लाम के संदेश को पहुंचाना, एक तरह से धर्म प्रचार। इसे ईसाई संगठनों के मिशनरी वर्क की तरह देखा गया। तब के दौर में आरोप लगे कि एनडीएफ उग्र तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा था। उसकी गिनती उग्र संगठनों में ही होने लगी। इसके बाद फिर आता है साल 2002। केरल में कोझिकोड के मराठ तट पर मुस्लिमों की एक भीड़ द्वारा 8 हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आता है। हिंसा की जांच के लिए तब की केरल कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी ने एक कमेटी बनाई थी। तब जस्टिस थॉमस पी जोसेफ कमेटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा था कि केरल में काम कर रहे कई मुस्लिम संगठनों को इस घटना की पहले से जानकारी थी। इसमें एनडीएफ का नाम भी था। गिरफ्तारियां हुई। एनडीएफ ने यह कहते हुए हिंसा से पल्ला झाड़ लिया कि गिरफ्तार हुए लोग उसके संगठन से थे नहीं। घटना की सीबीआई जांच की मांग भी उठी, तो एनडीएफ ने सीबीआई जांच का स्वागत किया था। तब मुद्दा बड़ा हुआ तो बीजेपी ने एनडीएफ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का आरोप भी लगा दिया। फॉरेन फंडिंग के भी आरोप लगते रहे समय समय पर। एनडीएफ ने इन आरोपों को नकारा। आरोपों में घिरी एनडीएफ पर शिकंजा जब कसने लगा तो साल 2004 में साउथ इंडिया काउंसिल का गठन होता है। इस काउंसिल में कुल 3 सदस्य थे। केरल का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिति नीति परसाई। फोकस मुस्लिम समुदाय के विकास और आरक्षण की मांग पर था। 2 साल बाद 17 फरवरी 2006 में इन तीनों संगठनों का आपस में विलय होता है और जन्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई का। साल 2009 में आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के एक संगठन का विलय भी पीएफआई में किया गया। धीरे धीरे संगठन बड़ा होता रहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस वक्त संगठन के 8 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो कि देश के कई राज्यों में बसते हैं। आपने पीएफआई के गठन की कहानी जान ली। अब जरा इस पर लगे आरोपों की सूची पर चलते हैं। गठन के साथ ही पीएफआई विवादों में रहा। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि यह प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ स्वरूप है। सिमी, जैसा कि आप जानते हैं, 1977 में अलीगढ़ में शुरुआत हुई थी इसकी। कई आतंकी हमलों के बाद गिरफ्त में लिए गए लोग सिमी के सदस्य बताए गए। साल 2001 में अमेरिका में 9/11 का बड़ा आतंकी हमला हुआ WTC पे, और इस समय तक भारत में सिमी की बतौर आतंकी संगठन पहचान होने लगी थी। अमेरिका में हुए हमलों के बाद भारत सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया। दावा किया जाता है कि सिमी पर बैन लगने के बाद इससे जुड़े कई कार्यकर्ता और संगठन पीएफआई की तरफ शिफ्ट हुए। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के नेशनल वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान एक समय सिमी के एक बड़े पद पर सक्रिय थे। साथ ही पीएफआई की केरल यूनिट के कई कार्यकर्ता और सदस्य लंबे समय से सिमी के लिए काम करते रहे थे। 2012 में कांग्रेस के ओमान चांडी के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने भी केरल हाईकोर्ट में कहा कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ भी नहीं था, एक तरह से रीइंकार्नेशन। इसीलिए पीएफआई को बैंड इस्लामिक संगठन सिमी के प्रॉक्सी फ्रंट की तरह देखा जाता है। मगर पीएफआई ने हमेशा इन आरोपों को नकारा है। गठन से लेकर अब तक पीएफआई पर हथियार रखने, हत्या, अपहरण, हेट स्पीच देने
जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने, आईएसआई से लिंक होने, सीए प्रोटेस्ट जो चल रहे थे उनके दौरान हिंसा भड़काने जैसे कई संगीन आरोप लगते हैं। वहीं से वो तार वाली बात आती है कि हर घटना का तार पीएफआई से जुड़ता है। पीएफआई पर यह भी आरोप लगे कि केरल से जो युवा आईएसआईएस में शामिल होने देश से बाहर गए, उन्हें ग्रूम करने, मतलब उन्हें एक आतंकी के रूप में मोटिवेट करने के पीछे पीएफआई ही थी। हम फिर से दोहरा देते हैं, ये सारे आरोप हैं और आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी और संगीन है। साल 2010 में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने एक बार अपने छात्रों से परीक्षा में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के सवाल पूछे, जिसका कई संगठनों ने विरोध किया। टीजे जोसेफ पर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल भी गए, जमानत पर बाहर आए। बाहर आते ही टीजे जोसेफ पर हमला हुआ और उनका एक हाथ काटकर अलग कर दिया गया। 15 घंटे तक सर्जरी चली, जिसके बाद हाथ शरीर से दोबारा जोड़ा जा सका। किस्मत वाले थे। इस हमले के पीछे भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई से जुड़े 37 लोग गिरफ्तार किए गए थे तब। हालांकि बाद में टीजे जोसेफ को भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों से बरी किया गया था। ये एक घटना थी। 2011 में एक और बड़ी घटना हुई। 2011 में पीएफआई में शामिल हुए कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी पर भी अपहरण और किडनैपिंग के आरोप लगने लगे। एक बच्चे का अपहरण हुआ। आरोप था कि अपहरण के बाद पीएफआई के लिए 5 करोड़ रुपए का चंदा मांगा गया फिरौती के तौर पर। बाद में बच्चे की हत्या भी कर दी गई। पकड़े गए सारे आरोपी कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी से ताल्लुक रखते थे, जो 2006 में पीएफआई में शामिल हो गया था, जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। कई मौके पर केरल और आसपास के दक्षिण भारतीय राज्यों की कई हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का नाम लिया जाता रहा। 2012 में जब उत्तर पूर्व के राज्यों के छात्र और उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के छात्रों के बीच टकराव शुरू हुआ, उस समय भी पीएफआई का नाम आया। कहा गया कि पीएफआई के लोगों ने एक दिन के भीतर 6 करोड़ से ज्यादा एसएमएस पूर्वोत्तर से आने वाले छात्रों को भेजे, जिसके बाद भारी संख्या में छात्र राज्य छोड़कर जाते देखे गए। एक तरह से पलायन को बढ़ावा दिया उन्होंने, ऐसा आरोप लगा। उसी वक्त पीएफआई ने अपनी छवि सुधारने का बीड़ा भी उठा लिया। 2012 में संगठन ने पीएफआई ही क्यों नाम से कैंपेन शुरू किया, मगर विवादों से पीएफआई का नाता टूटा नहीं। 2013 में केरल पुलिस ने दावा कर दिया कि कन्नूर के नरथ इलाके में पीएफआई हथियार बनाने का कैंप चला रही थी। कैंप से पुलिस ने पीएफआई के 21 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। पीएफआई ने तब सफाई देते हुए कहा था कि एक योग ट्रेनिंग कैंप था। दिलचस्प ये रहा कि पुलिस ने बताया कि जब गिरफ्तार हुए लोगों से योग के बारे में पूछा गया तो इस बारे में वो कुछ बता नहीं पाए। 2019 में सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और हिंसा में भी पीएफआई का नाम लिया गया। पुलिस ने पीएफआई के उत्तर प्रदेश प्रमुख वसीम के साथ संगठन के 25 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी ही नहीं, पुलिस ने असम के प्रमुखों आमिनुल हक और मोहम्मद मुजम्मिल हक को गिरफ्तार किया। यूपी के तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस में बयान दिया कि यूपी पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि ये संगठन, जिसको बार बार आतंकी संगठन कहा जा रहा है, उसकी हरकतें ऐसी थी या नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हुआ। यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की पीएफआई पर बैन लगाया जाए। केरल और कर्नाटक की सरकारें केंद्र से समय समय पर यह मांग करती ही रही हैं कि वो पीएफआई पर प्रतिबंध चाहती हैं। इसके लिए अक्टूबर 2017 में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मीटिंग की थी, इनफैक्ट कई मीटिंग की थी, मगर किसी नतीजे पर वो पहुंच नहीं पाई। आज फिर आतंक से संबंध के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तारियां की हैं, जिसका विरोध पीएफआई देश के अलग अलग इलाकों में कर रही है। सुनिए राजस्थान के सवाई माधोपुर में पीएफआई नेताओं ने क्या कहा। ये जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर इंडिया में विरोध प्रदर्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, और करने का कारण ये है कि पॉपुलर फ्रंट के दफ्तरों पर, पॉपुलर फ्रंट के नेशनल लीडर्स पर, पॉपुलर फ्रंट के स्टेट लीडर्स के घरों पे एनआईए ने अचानक रात में छापेमारी की है। उसके खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू हुई तब से लेकर आज तक, बल्कि मैं ये कहूँगा 2014 में मोदी सरकार तो 2014 में आई है, 2014 से पहले ही ये जो है पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने की, पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो है उसको गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से असली दुश्मनी इनकी है कि मोदी जी को और अमित शाह को और आरएसएस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनकी पॉलिसी को उजागर करे।
पीएफआई ना सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करती है बल्कि सरकार पर द्वेषपूर्ण भावना का आरोप भी लगा रही है। अब सवाल है कि अगर आरोपों में दम है तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाई है अब तक। अगर देश में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि के पीछे पीएफआई ही है तो उसे बैंड संस्थानों की लिस्ट में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है। इस पर जानकारों का मानना है कि पीएफआई के बारे में कही जा रही बातें अक्सर आरोप की शक्ल में ही सामने आती हैं, मगर किसी भी जांच में पीएफआई पर गुनाहों के पुख्ता संबंध स्थापित हो नहीं पाए। पीएफआई का दावा भी है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और विकास के लिए खड़ा संगठन है, मतलब समाज सेवा करता है, ऐसा उसका कहना है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पीएफआई पर लगे आरोपों के मद्देनजर साक्ष्य भी जुटाना जिनमें अभी तक पुख्ता कामयाबी मिल नहीं पाई है। इस बार भी 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मगर क्या आरोप स्थापित होंगे, क्या कड़ी कार्रवाई के तहत कोई बैन लग जाएगा, बैन लगा और विकल्प में कोई दूसरा संगठन दूसरे नाम से और खड़ा हो गया तो उसको नियंत्रित करने का तरीका क्या होगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। फिलहाल तो सरकार के पास भी ये जवाब नहीं है। ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। रुपया और रिकॉर्ड लो। बीते कुछ दिनों में इन दो शब्दों को इतनी बार साथ में लिखना पड़ा है कि अब घिसने लगा है। यही नौबत लेकिन फिर से आज भी आ गई। रुपए का भाव गिरते गिरते $1 के मुकाबले 80 रुपये 95 पैसे तक पहुंचा था। आज 21 सितंबर यानी कि एक दिन पहले $1 की कीमत 79 रुपये 98 पैसे थी। माने एक दिन के भीतर रुपए की कीमत 97 पैसे तक गिर गई। वैसे आज का दिन ढलते ढलते रुपया कुछ सुधर कर $1 के मुकाबले 80 रुपये 86 पैसे पर भी आया, वहीं स्टेबलाइज हुआ। तब भी ये बीते 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट थी। रुपए का मूल्य कम होने के दो मतलब होते हैं। निर्यात करने वालों को अपने सामान के बेहतर दाम मिलते हैं, लेकिन हम विदेश से जो सामान खरीदते हैं उसके लिए हमें ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब क्योंकि भारत ज्यादातर वक्त एक नेट इंपोर्टर होता है, जैसे कि अभी भी है, इसलिए टूटते रुपए से प्रायः नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम। नेट इंपोर्टर का मतलब हुआ जितनी कीमत का सामान हम एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा का इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी जान लीजिए कि रुपए की कीमत गिर क्यों रही है। दरअसल डॉलर के मुकाबले दुनिया की लगभग सारी मुद्राओं का मूल्य घट रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरली सबका घट रहा है। कारण हम आपको कई बार बता चुके हैं, शॉर्ट में दोहरा रहे हैं। कोरोना महामारी के ठीक बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इससे तेल और गैस की किल्लत तो ही, बाजार में भी हाहाकार मच गया। अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया। जैसे भारत में रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, वैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व अपनी दरों को बढ़ा रहा है अपने यहाँ। इस कदम से महंगाई जब काबू होगी तब होगी, लेकिन डॉलर की कीमत तुरंत बढ़ जाती है और अपने यहाँ रिकॉर्ड लो वाली खबर चलने लगती है। वैसे अपनी बात में हम एक राइडर जोड़ देते हैं। रुपए या किसी भी और मुद्रा की कीमत बढ़ने या घटने के आंतरिक कारण भी होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। हमने यहाँ आपको सिर्फ बाहरी कारण की जानकारी दी क्योंकि आज के बदलाव में उसकी भूमिका बड़ी थी। आंतरिक कारण अलग हैं, नीतिगत हैं, उन पर चर्चा कभी और। दूसरी सुर्खी का संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से। आज उन्हें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि कह दिया। दर्शक जानते ही हैं कि भारत में राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है और उन्हें ये उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बसु ने दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर नीतिगत मतभेद के चलते नेताजी कांग्रेस से अलग तो हुए थे, लेकिन गांधी जी के लिए उनके मन में अगाध सम्मान था और इसका सबूत है वो उपाधि जो उन्होंने उसे दी, जो दोनों नेताओं के जाने के बाद आज भी कंटिन्यू होती है। इसलिए जब इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह दिया तो ढेर सारी नजरें उनकी तरफ घूम गई। बयान की वजहें खोजी जाने लगी, हमने भी खोजा और खोजते खोजते हम बीते दिनों के घटनाक्रम पर पहुंचते हैं। 21 सितंबर को एक खबर ब्रेक हुई कि करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उदासीन आश्रम में बंद दरवाजों के पीछे एक बैठक हुई। इसमें आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के साथ सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल 5 गणमान्य मुस्लिम चेहरों से मिले। ये थे एसवाई कुरैशी, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिलहाल सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं, ऑथर हैं, कुछ किताबें भी आई हैं। दूसरे थे नजीब जंग, पूर्व नौकरशाह, दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हैं, 4 साल जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति रहे हैं 2013 तक। तीसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, रिटायर्ड, एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, सेना में वाइस चीफ ऑफ स्टाफ पर्सनल एंड सिस्टम रह चुके हैं, 5 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कुलपति रहे हैं। ख्यात अभिनेता नसरुद्दीन शाह जनरल शाह के ही भाई हैं।
चौथे थे शाहिद सिद्दीकी, पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद, कांग्रेस, सपा और रालोद में रहे हैं। दिल्ली से निकलने वाले उर्दू अखबार नई दुनिया के ये संपादक हैं। पांचवा नाम था सईद शेरवानी का, ये कारोबारी हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाले, इनका नाम जानते होंगे। तकरीबन सवा घंटे चली इस बैठक में गो हत्या से लेकर जिहाद और काफिर जैसे शब्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में आइडियाज एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। बैठक में मुस्लिम समुदाय की चिंताओं से भी आरएसएस को अवगत कराया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि अब से संघ के 4 सीनियर पदाधिकारी नियमित रूप से मुस्लिम समाज के विचारकों, पत्रकारों आदि से मिलेंगे, गणमान्य नागरिकों से, और ये सिलसिला चलेगा। इस बैठक से पहले भी भागवत अपने एक बयान से मुस्लिम समुदाय का ध्यान खींच चुके थे, जब उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की आवश्यकता नहीं है, और ये जोड़ा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह का आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं है। ये तो हुई कुछ महीने पहले की बात, जिससे कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब आते हैं आज पर। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के बुलावे पर मोहन भागवत कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद पहुंचे। उनके साथ संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, मसलन कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार। इसी मुलाकात के बाद इलियासी का राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि वाला बयान आया था। इलियासी ने यह भी कहा कि भागवत और वो अलग अलग तरीके से अपने इष्ट को पूजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। वो उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात से अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में। इसके बाद भागवत दिल्ली के आज़ादपुर स्थित मदरसा तजवीदुल कुरान भी गए। संघ की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा कि सरसंघ चालक सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों से मिलते ही रहते हैं और ये सतत संवाद का एक हिस्सा है। चलते चलते आपको 2 छोटे अपडेट्स और दे देते हैं। पहला अपडेट पंजाब से है, जहां भगवंत मान सरकार आज के दिन एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करना चाहती थी। उनके ही के पास सारे विधायक हैं, विश्वास मत उनके पास है, लेकिन वो करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है, उसका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, जो कि विफल कर दिया गया है, इसलिए वो सदन में अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पहले इस सत्र के लिए अनुमति दी थी, लेकिन फिर इसे ये कहते हुए वापस भी ले लिया था कि मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार खुद सत्र नहीं बुला सकती है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जो लंबा खिंचेगा, हम आपको बताते रहेंगे। दूसरा अपडेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ा है। अब तक आपको यह खबर मिल गई होगी कि अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई। आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कोच्चि में थी, तो पत्रकारों ने वही राहुल से चुनाव पर सवाल किए और राहुल ने एक बार फिर यही संकेत दिया कि वह अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान में मची हलचल की, जिसकी आप बहुत चर्चा सुन रहे हैं, तो उसके पटाक्षेप में अभी वक्त है। राहुल एक व्यक्ति एक पद के पक्षधर बताए जा रहे हैं, 1 पर्सन 1 पोस्ट, और सूत्रों का दावा है कि गहलोत पार्टी अध्यक्ष होने के साथ साथ सीएम भी बने रहना चाहते हैं। टिप्पणीकारों का दावा है कि ऐसा होने की संभावना अब थोड़ी कम हो गई है। इस डेवलपमेंट पर भी हमारी नजर रहेगी। जो अपडेट्स आएंगे आप आने वाले दी ललन टॉप शोज में, आने वाले बुलेटिन्स में देखते रहेंगे। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।